अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे पर तमाम दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। आज कोरोना वायरस अस खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमारी तशवीश अखराजात से मुतल्लिक नहीं, सर्विसेज के मेयार पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का सरकारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट मुस्बत और निजी लेबॉर्ट्री से मुनफी आना है। लाहौर में एक शख्स रो रहा था कि इसकी बीवी को कोरोना नहीं, लेकिन डॉक्टर श्योर नहीं रहे थे। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे पर अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद की गई है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आला अदलिया को अक्ल से काम लेना चाहिए था। मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता कि अदालत कोई ऐसा फैसला देगी जिससे आम आदमी की जिंदगी को खतरा होगा। मुझे यकीन है कि मोअज़्ज़ज़ जज इदादोशुमार और तिब्बी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर कोई फैसला देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत के एक वजीर ने भी अदालती फैसले पर अपना नुक्ता नजर दिया है, जिसके मुताबिक आज वजारत साइंस की एक्सपर्ट कमेटी ने 3 बुनियादी नुकात पर राय दी है। एक, पाकिस्तान में कोरोना का ज्यादा दबाव जून के वसत तक सामने आएगा। दूसरा, इज्तिमाई मुदाफत का तस्वुर इंतहाई खतरनाक हो सकता है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इस तरह की कोई हिकमत अमली हरगिज नहीं अपनाई जाना चाहिए। इस पर उन्होंने बात की है। तो नाजरीन, इस हवाले से हम बात करते हैं कुछ वकला रहनुमा से, चूँकि उनकी तरफ से मिला जुला रुझान भी आ रहा है और उन्होंने आज प्रेस रिलीज भी शाया की है। हमारे साथ हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सैयद अमजद शाह साहब हैं, साबिक वाइस चेयरपर्सन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपकी प्रेस रिलीज भी आ गई है, जहां आपने कहा है कि जो आला अदलिया ने हुक्म दिया है उसके तहत शॉपिंग मॉल्स को और दीगर जो दुकानें उनको खोलना चाहिए, मगर अदालतों को भी खुलना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक सेनेटर ने हमारे ही प्रोग्राम पे कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तौहीन अदालत जो है वो की है इस जजमेंट के ऊपर तनकीद करके। आप इसको कैसे देखते हैं? आर्टिकल 184(3) का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, ये हमेशा पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो ऐसे केसेस जिनको समझते हैं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, उसमें वो ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो फिर उस पर एक मुस्बत बात करनी तो एक अलग चीज है, वो उस तरह से तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ये समझती है कि जिस तरह से इन्होंने तमाम कारोबार को खोला गया है, अदालतों को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसाफ की फराहमी जो है वो जिस तरह से रुकी हुई है उससे बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। और हमें चाहिए कि मतलब अगर बाकी सारे कारोबार या हर चीज खुली जा रही है तो अदालतों को भी खुलना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुतालबा भी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और तमाम जो सूबाई चीफ जस्टिस साहबान हैं हमारे हाई कोर्ट के, उनसे भी कि वो भी तमाम कोर्ट्स को रूटीन में खोला जाए और ठीक है SOPs का ख्याल किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका ख्याल किया जाए, बाकी जो सैनिटाइजर या बाकी हर चीज को आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे हर चीज को बंद कर दें। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो अख्तियार इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम उसको इस वजह से 184(3) के तहत अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा भी कि हमारी हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि इस अख्तियार को स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसको इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल फिर हमेशा पाकिस्तान बार काउंसिल। मगर जो इन्होंने इस हवाले से इसका इख्तियार किया है 184(3) यानी सुओ मोटो, आप समझते हैं कि इस जुमरे के अंदर वो दुरुस्त था कि उन्होंने दुकानें खोल दी, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए? असल में उन्होंने जो दुकानें खोली है ना, वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इकदामात को देखते हुए खोली गई है। मसलन आपने जुम्मा और हफ्ता इतवार को 3 दिन आप दुकानें बंद कर दें और 6 दिन बाकी 4 दिन खोल दें, तो ये तो कोई बात ना हुई। और वो जो 4 दिन आप खोलते हैं तो वो ज्यादा रश होता है, उससे ज्यादा नुकसान का अंदेशा। ठीक है, इरफान कादिर साहब ने भी अमजद शाह साहब हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। इरफान कादिर साहब, आपने तो हमेशा सुओ मोटो एक्शन के खिलाफ ही बात की है, मगर इस केस के अंदर हमने देखा है वो वकील जो हमेशा बात करते हैं कानून की बालादस्ती की, जिस तरह के अमजद शाह साहब बैठे हुए हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हुए हैं, कम अज कम अमजद शाह साहब ये कह रहे हो पाकिस्तान बार काउंसिल की
तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है कि इस केस के अंदर ये ज़रूरी हो गया था और पेरेंटल एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोल अदा किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई पेरेंटल रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, गवर्नमेंट, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उसमें हुकूमतें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ना ताबे हैं ना उनकी सबॉर्डिनेट है। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि वो बॉस बन गई है गवर्नमेंट की, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कानून समझाना और आइन समझाना न सिर्फ कि हुकूमत का फर्ज है बल्कि वकला बरादरी पर भी लाजिम है कि वो उनको उनकी लिमिट्स बताएं, क्योंकि ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग है जो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, जो कैबिनेट ने करनी है, वहां पे वो जवाब पे नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट को, और ये आइन के प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ है। और इसीलिए ये जो फंक्शनरीज हैं इनके जो होते हैं वो भी बड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और कैबिनेट का तो हर मेंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से उनकी पोजीशन बदरजहा सुपीरियर है, और इसीलिए रखी भी गई है ताकि वो सिर्फ जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करें। एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग खा वो इम्प्रूडेंट ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के बारे में 2 डिसीजन पॉसिबल हैं तो वो गवर्नमेंट का काम है डिसीजन लेना, ना कि सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऑर्डर पास किया है, आपकी नजर में आप समझते हैं कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत की है? जी, कुछ उन्होंने की है, लेकिन फिर वो भी शायद इस अपनी लिमिटेशंस को समझते हैं। और आपने देखा होगा कि जो आखिरी पैरा है जहां पे कि वो एलोकेशन ऑफ फंड्स के ऊपर एक लीड रोल ले रहा है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे आखिरी पैरा में उनको कहना पड़ा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत वक्त जो है अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगी इस बीमारी के लिए एक हद तक, ये नहीं कि तमाम रिसोर्सेज वो यूटिलाइज करेगी। तो ये एक कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है सुप्रीम कोर्ट का। वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बॉस बन के उनसे इस किस्म की एक्सपेक्टेशन के जैसे कि वो एक सुपीरियर फोरम है, वो हर के सुपीरियर फोरम नहीं है एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में, इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ठीक, कामरान मुर्तजा साहब, आपकी क्या राय इस हवाले से? देखिए, इससे पहले कुछ थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दूं। ये सुमोटो लेने से पहले कुछ पिटीशंस जो है लोगों ने फाइल की थी इसी सब्जेक्ट पे। मैंने खुद फाइल की थी, कलवी हसन शाह ने फाइल की थी और दोस्तों ने फाइल की थी, और जो फाइल पिटीशन हुई थी उन्होंने सुमोटो लिया और उसके बाद लिया वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी जो है ना पिटीशन जो है रिटर्न कर दी वापस। और अगर वो पिटीशन मेरा ख्याल है कि इंटरटेन हो जाती है और हमने प्रॉपरली इन्वोक किया था तो ये शायद आज ये तनकीद ना आ रही होती। चलें, वो जो हो गया सो हो गया, मगर अब बात ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया। उन पिटीशंस को रिटर्न करने की जो प्राइवेट लोगों ने और जो एक्सपर्ट्स ने जो ना वो फाइल की थी उनको रिटर्न करने के बाद जो है सुमोटो लिया, और सुमोटो लेने के बाद जो है ना अब ये मामला आ गया। और इसमें जो इमीडिएट जो अब आ रहा है कि उन्होंने कहा कि दुकानें खोल दें, शॉपिंग मॉल खोल दें, बज़ाहिर जो है ये जो है ना हम हमेशा इसको अपोज करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक नहीं जाना चाहिए या एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में नहीं जाना चाहिए, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए उस प्रॉब्लम की वजह से ये आर्डर दुरुस्त हो गया। देखिए, प्रोप्राइटरी राइट्स या राइट ऑफ बिजनेस 18 ले ले, 23 ले ले, आर्टिकल 24 ले ले, कारोबार का हक, प्रोप्राइटरी राइट्स का 23 और 24, ये 3 जब आर्टिकल्स को आप कॉन्स्टिट्यूशन के मिलाएंगे तो ये किसी का भी हक है कि वो अपना बिजनेस कर सके, मगर उस बिजनेस को रेगुलेट करना जो है वो फिर अगेन एग्जीक्यूटिव का काम है। और एग्जीक्यूटिव जब उसको रेगुलेट करेगा तो उसके पीछे जो है कोई स्टैट्यूटरी सैंक्शन होनी चाहिए। आज तक ये अब फरवरी में जो है ये मसला पैदा हुआ था, मगर आज तक हमारी सूबाई हुकूमतें या हमारी वफाकी हुकूमत इसके बारे में कोई पॉलिसी या कोई स्टैट्यूट देने में नाकाम मगर मैं अगर आपकी बात सही तरीके से समझूं, चूंकि आपकी बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अहम है, इसको क्लियर होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में चूंकि हुकूमतों ने बर वक्त फैसले नहीं लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये फैसले लेने पड़े लोगों के बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने मजबूरन ये फैसले लिए हैं। देखिए, जब शॉपिंग मॉल खोले हैं तो अब कोई कानून नहीं है शॉपिंग मॉल बंद करने का या 4 दिन बंद करने का, 2 दिन खोलने का। तो जब इस तरह के कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चून के कानून पे अमल करवाती है तो उसको मजबूरन शायद ये कहना पड़ा। अगर इस केस के अंदर 184(3) सुओ मोटो लेना दुरुस्त था।
सो मोटो लेना मैं उसको शायद अपोज करता हूं। उससे पहले जो है लोगों की पिटिशंस आ गई हैं, रेगुलर पिटिशन आई हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको पिटिशंस को एंटरटेन करना चाहिए था, खुद से सो मोटो नहीं लेना चाहिए था? खुद ना लेते तो ज्यादा बेहतर होता, उसमें तनकीद नहीं होती है। हम जब पिटिशन आ गए थे और उसमें एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद थे, तो शायद ज्यादा बेहतर असिस्ट कर सकते। अच्छा अमजद शाह साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट वो पिटिशंस लेती सुओ मोटो का, जिसके ऊपर आप भी कहते हैं कि उसका बाकायदा एक कायदा बनाना चाहिए, और फिर आपने इरफान कादिर साहब की भी बात सुनी कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह पोज नहीं करना चाहिए कि वो एग्जेक्टिव से ज़्यादा बेहतर है, उनसे ज़्यादा अख्तियार रखती है। और फिर सियासतदानों का एक और सवाल भी मैं डाल देती हूँ कि सियासतदान ये कहते हैं कि बुनियादी हक जो है आपकी ज़िंदगी का, उसका क्या होगा? कारोबार तो एक है, मगर जिंदगी का हक का क्या करेंगे आप? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं भी इत्तेफाक करता हूं कामरान मुर्तजा साहब से कि इससे सो मोटो लेने के बजाय अगर वो पिटिशंस एंटरटेन करते तो वो ज्यादा बेहतर था। उसकी वजह यह कि जब भी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है तो फिर इंसाफ के तकाजे कंप्रोमाइज होने का अंदेशा हो जाता है, क्योंकि जज साहब जो ऊपर कोर्ट बैठी है उन्होंने एक चीज को खुद लिया है, तो मदई भी तो वो खुद नजर आने लगते हैं। दो पार्टीज जब तक मौजूद न हो उस वक्त तक कानून के तकाजे पूरे नहीं होते, मतलब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। तो वो ज्यादा बेहतर था। अगर उन्होंने सो मोटो भी ले लिया है तो इसमें हमारी हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा सुस्ती का मुजाहरा किया गया और उनके डिसीजन इतने मुसलसल और इतने ठीक नहीं थे, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसमें फैसला देना पड़ गया। लेकिन ना कि ये कोई रीजनेबल बात ही नहीं थी कि आप 3 दिन बंद करें 2 दिन खोल दें। ठीक है, इरफान कादिर साहब आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगी। जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब भी कह रहे हैं, यहाँ पे अमजद शाह साहब भी कह रहे हैं कि देखिए इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी थी वो अच्छी नहीं थी, मगर बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट उन पिटिशंस को एंटरटेन करती जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास थी, ना कि सो मोटो लेती। योर टेक ऑन दिस सर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं अमजद शाह साहब से और कमरान मुर्तजा साहब से कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो की बजाय अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन आई थी तो उनमें पहले क्वेश्चन डिटरमिन करते ज्यूरिसडिक्शन का कि आया सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं, और उसके बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करते और उसके बाद लीगल क्वेश्चंस फ्रेम करते और फिर इस केस को सुनते। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने ऑर्डर किया, मुख्तसरन मैं ये बता दूं क्योंकि कमरान मुर्तजा साहब ने एक बात और भी की है जिसमें वो फरमाते हैं कि स्टैट्यूटरी सैंक्शन जो है वो जरूरी है, तो उसका जवाब भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया और आर्टिकल 97 में ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो वफाक की या सूबों की 137 में कहा गया है दैट शैल एक्सटेंड टू मैटर्स रिगार्डिंग विच मजलिस शूरा कैन मेक लॉज और प्रोविंशियल असेंबलीज कैन मेक लॉज। सो रिगार्डलेस वेदर अ लॉ हैज बीन मेड और नॉट, कानून बना हुआ या नहीं बना हुआ, वो फिर भी एग्जीक्यूटिव फील्ड में आएगा और उस पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सटेंड होगी। अगर अनऑक्यूपाइड फील्ड है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अदालत जो है उस अनऑक्यूपाइड फील्ड में आ जाए। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम एयर ट्रेवल है, रेल ट्रेवल है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, इस तरह के मामलात हैं। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट मतलब एजुकेशन की राइट है तो फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सारी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते खोल दें। अच्छा, ये आपने अहम नुक्ता रेज किया है। मेरे पास वक्त कम है तो मैं कामरान मुर्तजा साहब से इसका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी कि जो वैक्यूम है उसको सुप्रीम कोर्ट फिल नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं इरफान कादिर साहब, उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उसके ऊपर कानून साजी कर सकती है। कामरान साहब? जी बिल्कुल ठीक है कि कोई अदालत उस वैक्यूम को फिल नहीं कर सकती, मगर उसके साथ साथ जो ना वैक्यूम के साथ साथ आर्टिकल 18 भी मौजूद है, आर्टिकल 23 भी मौजूद है, आर्टिकल 24 भी मौजूद है। जब आपने आर्टिकल 18 में उसको राइट ऑफ बिजनेस दिया हुआ है तो फिर राइट ऑफ बिजनेस में इस वैक्यूम में जो ना अगर एग्जेक्टिव उसके ऊपर कोई कटरन लगा देता है तो उस कटरन को जो है ना वो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है। इस 18 को आर्टिकल 18 को इस्तेमाल करते हुए या 23 को या 24 को साथ मिला के इसके इस्तेमाल करने से उसको सेट असाइड कर सकती है, उस डिसीजन को अंडू कर सकती है। कामरान मुर्तजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इरफान कादिर साहब, अमजद शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही दिलचस्प कानूनी बहस में हिस्सा लिया और आप तीनों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए था इस केस के अंदर, बल्कि जो पिटिशंस दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट
इलाकों के अंदर, और उसी के ऊपर उनको अपना फैसला सुनाना चाहिए था, ताकि इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको फॉलो किया जाता और सुओ मोटो के हवाले से कोई ख़ास जो कायदे हैं और कानून हैं उनको बनाना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प कानूनी बहस थी। अब एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे साबिक फाटा के इलाकों में फिर से दहशतगर्दी ने सर उठाया है। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के साबिक फाटा में पिछले चंद महीनों से दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से इजाफा हुआ है। इन वाकयात के बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या शिद्दत पसंद इन कबायली इलाकों में दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। कल शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में धमाका खेज डिवाइस फटने से एक फौजी जवान शहीद जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। ये धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब हुआ। आज बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी ने सर उठाया। कीच और मच के इलाके में एफसी के 7 जवान शहीद हो गए। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने एफसी की गाड़ी पर आईडी से हमला भी किया। खबर यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान अमन मुआहदे के बाद मुतहरिक हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा मुआहदा तय पाया है और क्या फिर पाकिस्तान में कुछ इलाकों में तालिबान का राज होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। आप इनके कॉलम भी पढ़ते रहते हैं। मोहम्मद आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इसमें क्या हकीकत है कि अब ये ख़बरें आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे तालिबान जो अफ़गानिस्तान में चले गए थे, जिनका ताल्लुक़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, अब वो वापस साबिक फाटा के इलाकों के अंदर आ रहे हैं और मुतहरिक हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान है, ये तो शुमाली वज़ीरिस्तान में हमेशा से मौजूद रहे हैं। ये जब फौजी कार्रवाई हुई, ज़रब उसके बाद भी इनमें से काफी लोग चले गए थे, लेकिन जल्दी इनकी वापसी हो गई थी। कुछ इलाके ऐसे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में जहाँ पे इनकी मौजूदगी रही है और ये इससे भी साबित है कि उन्होंने वहाँ पर काफी हमले भी किए, दत्ता खेल के इलाके में खास तौर पर। तो अब अगर मजीद लोग आ रहे हैं वापस पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए हालात साजगार हैं या फिर पाकिस्तानी रियासत की तवज्जो बटी हुई है। एक तरफ कोरोना वायरस है, एक तरफ इक्तिसादी मुश्किलात हैं, और तो ये भी मुमकिन है। लेकिन हमेशा से जो साबका 7 कबायली इलाके थे, उनमें शुमाली वज़ीरिस्तान में हमेशा मसला रहा। वहाँ पे कभी भी पायदार अमन कायम नहीं हो सका और वहीं पर ज्यादा हमले होते हैं। मगर आमिर राना साहब, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं और जिस तरह के रहीमुल्लाह साहब ने इस तरफ थोड़ा सा इशारा भी किया कि शायद हालात साजगार हैं उनके लिए। ये भी बात की जा रही है कि शायद उनको एक पीस डील या ये कहा जा रहा है कि चले हम आपके साथ अब कोई ना कोई मुआहदा कर लेते हैं, अमन मुआहदा कर लेते हैं, और यह मुआहदा तय पाएगा पाकिस्तान की रियासत और इन तालिबान ग्रोहों के दरमियान। क्या ऐसा कोई माहौल बनने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पोजीशन ये कोई अभी नई नहीं है। कुछ अरसे से, बल्कि गुज़श्ता साल से ये कहा जाता रहा है कि वो अस्करियत पसंद जो हथियार डाल दें और पुरअमन तरीके से वापस आना चाहें तो उनको वापसी की इजाजत होगी। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की कुछ कोशिशें भी की जा रही थी कि जो लोग आना चाहें तो उनको रियायत दी जाएगी। अब कुछ इस किस्म की इतलात आ रही हैं और जो मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट हुई है कि टीटीपी से कुछ लोग जो हैं अलग होके वो आ चुके हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर। एक तो वो सिनेरियो कि इस वक्त टीटीपी भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर है और गुल बहादुर भी है, उनकी कशमकश चल रही है। और उस वक्त ये जो ऐसे लोग आएंगे तो इनके आने से जाहिर है यकीनन इन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर असर पड़ेगा। ये मुसद्दका अभी इतलात नहीं है, कोई बाकायदा ऐसा एग्रीमेंट कोई होने जा रहा है कि टीटीपी की एमनेस्टी के लिए कोई बड़ी सतह के ऊपर टीटीपी की लीडरशिप के साथ। और मेरा नहीं ख्याल कि टीटीपी की लीडरशिप कोई इस तरह की कोई एमनेस्टी के लिए भी तैयार होगी, क्योंकि उनका पहला जो टारगेट है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सूरत हाल एक मरतबा फिर
पेचीदगी की तरफ जा रही है नॉर्थ वजीरिस्तान में, और जाहिर है कि अगर ये सूरत हाल काबू में नहीं रहती तो इसके असरात सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान तक नहीं रहेंगे। तो यकीनन एक खतरे की घंटी है कि अगर इसको अभी सूरत हाल को काबू ना किया गया तो शायद सूरत हाल खराब भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जरूरत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तो जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की मुकामी क़यादत है, सियासी और समाजी, उन सबको ऑन बोर्ड लेके अभी लाहेअमल बनाना पड़ेगा। ये वक्त शायद अभी नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम के तमाम जो है सियासी मामलात को अपने तौर के ऊपर देखे, क्योंकि ये सूरत हाल इस एरिया के अंदर खासी नाजुक पहले ही है और इस वक्त वहाँ पे एक ब्रॉडर बेस्ड कंसेंसस की जरूरत है। रहीमुल्लाह साहब, जिस तरह के आमिर राना साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस वक्त सियासी सूरत हाल को नहीं देखना चाहिए और वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, बल्कि अब तो जो साबिक फाटा है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो गया है, तो पुलिस भी अपना एक रोल अदा कर सकती है। मगर जो हमें ख़बरें आ रही हैं, और मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब को कोट करूँगी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि लगभग 9,000 तालिबान सरहद पार इस वक्त बैठे हुए हैं जो वापस आना चाहते हैं, और वो एक अमन मुआहदे की बात करते हैं। कहते हैं कि अब एक अमन हो जाएगा उन तालिबान ग्रोहों के दरमियान जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते हुए दहशतगर्दी की थी, मगर चूंकि अब मुआहदा तय पा रहा है तालिबान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान के अंदर, तो शायद एक मुआहदा यहाँ पे भी तय पाए जिसके नतीजे के अंदर जितने भी दहशतगर्द अफगानिस्तान चले गए थे वो अपने इलाकों में वापस आ जाएंगे। और हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि कुछ वापस आ गए हैं और उन्होंने असला भी उठा लिया है, हालांकि जो पिछले मुआहदे थे उस पर कहा गया था कि ये असला नहीं उठा सकते। आपकी क्या खबर? पहली बात तो ये है ना कि ये जो एक सोच है यहाँ पाकिस्तान में कि जो इनके अहम रहनुमा नहीं है, जो आम इनके फुट सोल्जर्स हैं, तालिबान जंगजू हैं, उनको आम माफी दी जाए। इसका जिक्र तो पब्लिकली खुलेआम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यहाँ पर खैबर में लंडी कोतल में किया था। एक जरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि आम माफी का ऐलान किया जाए। और आपको पता है कि एहसान और कुछ और लोग उनको भी फिर वो वापस आए, उनको यहाँ पे रखा गया, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। और वक्तन फौक्तन हमारी मालूमात ये है कि ये जो हाफिज गुल बहादुर हैं या बाकी कुछ TTP के लोग हैं, उनसे राब्ते हुए हैं, बातचीत हुई है, उनसे कहा गया है कि वो पाकिस्तान की रियासत की हाकमियत को मान लें, हथियार रख दें, पाकिस्तान के आईन को मान लें, तो फिर उनको माफ़ी मिल सकती है। और हाफिज गुल बहादुर ने फिर ये शर्त रखी थी कि वो वापस आने को तैयार है शुमाली वज़ीरिस्तान, लेकिन वो हथियार नहीं डालेंगे, हथियार रखेंगे, अलबत्ता पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। तो ऐसे राब्ते तो हैं और मेरे ख्याल में अभी भी राब्ते मौजूद हैं। अभी जो ये अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ, अभी जो अब्दुल्ला अशरफ गनी के में जो इख्तलाफात भी दूर हो गए, एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, एक मुश्तरका मुज़ाकराती टीम भी बन गई है जो तालिबान से बात करेगी। तो मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान में हालात बेहतर होते हैं तो फिर ये पाकिस्तानी तालिबान और हाफिज गुल बहादुर, दाइश और अलकायदा, इनके लिए फिर अफगानिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इनको वापस वहाँ से निकाला गया तो फिर ये पाकिस्तान वापसी की कोशिश करेंगे और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत से उनके मामला तय हो जाए। ये भी इम्कान है। मगर रहीमुल्लाह साहब, एक बात बताइए कि अगर उनके साथ ये बातचीत हो रही है और रियासत के साथ उनकी ये बात हो रही है कि जी आप वापस आ जाएं, और यहाँ तक बात हुई है कि आपने असला उठाना है या नहीं उठाना है, इन इलाकों के अंदर आप वापस आ जाएं, और हाफिज गुल बहादुर, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता हो कि माजी में उनका क्या रहा है, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सबसे ख़तरनाक हमले किए हैं। अगर यहाँ तक बात आ गई है तो फिर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले कौन कर रहा है? बलूचिस्तान मुझे पता है एक और मसला है, मगर जिस तरह के हमने तेजी से हमले बढ़ते हुए देखे हैं वजीरिस्तान के अंदर,
वहां पे कौन हमला कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, अगर इनके साथ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात में इस वक्त मुलव्वस है? अभी हाफिज गुल बहादुर जो है इनसे बातचीत हुई है और ये अक्सर हमले इन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये जो हमले मैंने कहा ना पहले कि खास तौर पे जो है दत्ता खेल में हो रहे हैं, जी जी जी, बॉर्डर की तकलीफ है। और एक ईदक का इलाका है, बड़ी हैरानी की बात है, ईदक जो है वो मीर अली और मीरान शाह के बीच मेन रोड के ऊपर है। यहाँ पर पहले बड़ा अमन था, अभी बार बार यहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो ये हाफिज गुल बहादुर और उनके जो हामी कमांडर हैं वो कर रहे हैं मेरे ख्याल में। मगर आमिर साहब, मालाकंड के अंदर भी हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। फिर से हमने देखा, आपको याद होगा मलाला यूसुफजई से पहले हमने एक वेव देखी थी टारगेट किलिंग की स्वात के अंदर। फिर से हमने देखा कि वही लोग अटैक हो रहे हैं जिन्होंने अमन कमिटीज बनाई हुई हैं। जावेदुल्लाह का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक सहाफ़ी वो भी मारे गए, उनके साथ एक पुलिस एहलकार जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे वो भी मारे गए। और उनकी फैमिली ने आके कहा कि चुन चुन के हमें मारा जा रहा है, और उनकी फैमिली के अंदर से मेरा ख्याल है 17 लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। तो क्या ये वही ग्रोह हैं जो अफगानिस्तान चले गए थे, अब वापस आ रहे हैं और उन लोगों से बदला ले रहे हैं जिन्होंने उनकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी या जिन्होंने अमन कमिटियां बनाई मालाकंड के अंदर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान में थे। और ना सिर्फ ये मालाकंड के अंदर इस तरह के वाकयात अभी हालिया दिनों के अंदर रिपोर्ट में, बल्कि बाजोर और कुछ और इलाकों में भी जहां जहां पे ये अमन लश्कर बने थे उनको अटैक किया गया है। तो इसका मतलब है कि जिसकी तरफ रहीमुल्लाह साहब भी इशारा कर रहे हैं, और मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे टीटीपी के लोग ऑलरेडी जो है नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर आ चुके हैं और उनकी वजह से सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अगर आप एक एमनेस्टी टीटीपी के लिए अनाउंस करने जा रहे हैं तो ये इसी किस्म की कोई एमनेस्टी जो है आम माफी बलोच इंसर्जेंट्स के लिए क्यों नहीं हो सकती? तो हालांकि वहां पे सूरत हाल नॉर्थ वजीरिस्तान से ज्यादा पेचीदा हो सकती है। उसके अंदर बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो आपके सी पैक के साथ मुंसलिक है और आपके सिक्योरिटी अखराजात बेतहाशा बड़े हैं। आपने एक स्पेशल पूरा कमांड एक एस्टेब्लिश की है आपने तुर्बत के अंदर, फेंसिंग के अखराजात हैं और सिक्योरिटी के बेतहाशा अखराजात हैं। हालांकि बलूचिस्तान का मसला अगर देखा जाए तो उसको ज्यादा निस्बतन आसानी से जो है उसको हल किया जा सकता है रिकंसिलिएशन के जरिए और उनसे बातचीत करके। आप दोनों ने एक नक्शा खींचा है जहां पे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे मरहले में जाने लगे हैं जहां पे वापस तालिबान ग्रोह पाकिस्तान के अंदर आने लगे हैं। इसका क्या असर होगा? क्या फिर से हमें दहशतगर्दी की लहर उठती हुई नज़र आएगी? और इसका सियासी फॉल आउट क्या होगा? चूँकि अब ये बताया जाता है कि जो हमारी सियासी हुकूमत है और अस्करी क़यादत एक ही पेज के ऊपर है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ है मोहम्मद आमिर राना साहब, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, और वो दोनों ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साबिक फाटा इलाकों के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर मुआहदे हो रहे हैं जिसके तहत जो तालिबान ग्रोह थे वो अब शायद वापस आएँ और असले समेत वहाँ पे बसें, मगर शायद ये मुआहदा हो कि जी वो पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे। रहीमुल्लाह साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है जो कहती थी कि जी एक सियासी हल निकलना चाहिए, अस्करी क़यादत भी सियासी हल तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ चाहती है, मगर एक्सपीरियंस हमें कुछ और, हिस्ट्री हमें कुछ और बताता है। आपका तज्जिया क्या है? क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो आम माफी की बात है ये अभी तक मैच्योर नहीं हुई। ये एक इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, कुछ लोगों से रब्ता भी है और वो शराइत भी तय होना बाकी है। फिर अगर फौज ने इनसे कोई मुआहदा करना है तो वो सियासी हालात को भी देखेंगे और इसका क्या रिएक्शन होगा उसको भी देखेंगे। एक बात तो ये है कि देखें, हाफिज गुल बहादुर अगर वापस आते हैं अपने इलाके में तो वहाँ पे उनकी हमायत है और वहाँ PTM है, बाकी सियासी जमातें भी हैं और जो कौम परस्त भी हैं, सेकुलर भी हैं और प्रोग्रेसिव भी हैं। बिल्कुल, तो वो जाहिर है इनकी वापसी की मुखालफत करेंगी, लेकिन वहाँ मजहबी जमातें भी हैं
वो शायद कहें कि इनको आने दें और इनका रवैया देखें, इनको एक मौका दे दें, ऐसी बात भी होगी। तो ये आसान फैसला नहीं है। आमिर राना साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी। वो इलाके अब वो इलाके नहीं रहे जब तालिबान यहाँ से भगा दिए गए थे ज़रबे अज़ब के ज़रिए। वहाँ पे अमन आया, मौका मिला नौजवान नस्ल को इकट्ठे होने का और उन्होंने अपने जज्बात की तर्जुमानी की। और इस तरह दो जो हैं वो अब MNAs भी बन चुके हैं और वो एक जमहूरी पाकिस्तान में, एक सेक्युलर पाकिस्तान में यकीन करते हैं। इस ग्रुप का क्या होगा? जो पेचीदा सूरत हाल है उसके लिए एक अभी बड़ा कंसेंसस चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल को अगर समझ रहे हैं कि ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगी, ए बी को काउंटर करेगा, बी सी को करेगा और डी को करेगा और डी जो ए को करेगा, और आप जो है इस तरीके से कोई अमन बहाल कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि इससे तशद्दुद और क्राइसिस क्योस जो है इन इलाकों के अंदर बढ़ जाएगा। उससे मुकम्मल तौर पे परहेज करना चाहिए। इसके असरात वज़ीरिस्तान की एजेंसियों तक महदूद नहीं रहेंगे, ये यकीनन इससे फैलेंगे। खास तौर पे ऊपर तालिबान की माफी का मतलब ये होगा कि वो जो उनके हमदर्द काफी अरसे से पाकिस्तान भर के अंदर खामोश हैं, वो मजहबी इदारों के अंदर हो या मजहबी जमातों के अंदर हो, उनको एक हौसला मिलेगा और एक नई तहरीक के बनाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहम्मद आमिर राना साहब, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, दोनों तज्जियाकार ये कह रहे थे कि मामलात पेचीदा होने जा रहे हैं। दोनों का ये तज्जिया है कि अमन मुआहदे की बात ज़रूर हो रही है तालिबान ग्रोहों के साथ, मगर ये मामला जो है इसको सियासी तौर पर हल करना होगा, नहीं तो फिर से यहाँ पे खदशा है कि दहशतगर्दी अपना सर उठाएगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।